नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन में एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल, व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक समारोह में अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट करेंगी। सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रस्तुति समारोह हर राष्ट्रपति कार्यकाल में मुख्य आकर्षण होता है। ये समारोह प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक बार आयोजित किया जाता है। ये एक भव्य कार्यक्रम है जिसमें सैनिकों को उनके शानदार घोड़ों पर सवार औपचारिक यूनिफॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है। ये आयोजन और भी खास है क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षक अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जो कि आजादी का अमृत महोत्सव के साथ संयोग कर रहा है। सैनिकों और उनके घोड़ों के बीच का समन्वय इस रेजिमेंट की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिसे पूर्णता के लिए प्रशिक्षित किया गया है। समारोह घोड़े और सवार दोनों के प्रशिक्षण, संतुलन और औपचारिक तौर तरीके का प्रदर्शन करेगा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के इतिहास और महत्व और राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की आधुनिक भूमिका पर प्रकाश डालने वाली एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति भी होगी। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई होने का अनूठा गौरव भी प्राप्त है, जिसे राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को चलने का विशेषाधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति भवन में इस अवसर पर चिन्हित करने के लिए वेटरन्स भी इस परेड में शामिल होंगे। रेजिमेंट द्वारा वर्षों से चलाए गए गौरव, लोकाचार और समृद्ध विरासत किसी भी तरह से भारतीय सेना की समृद्ध विरासत का प्रतिबिंब है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के फरीदाबाद में जन उत्थान रैली को संबोधित करेंगे। रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई मंत्री और विधायक शिरकत करेंगे। अमित शाह हरियाणा के सूरजकुंड में आज से शुरू हो रहे 2 दिन के चिंतन शिविर की भी अध्यक्षता करेंगे। चिंतन शिविर में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक हिस्सा लेंगे। शिविर में राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी शामिल होंगे। शिविर में 6 सत्र होंगे जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय और महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। उम्मीदवार शनिवार तक नाम वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान की तैयारियां शुरू कर दी है। मतदान प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया गया। चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मियों को मतदान प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई। पूर्वाभ्यास के दौरान मतदान कर्मियों से कहा गया कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें। आज 76वां इन्फेंट्री दिवस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के बडगाम में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। साथ ही श्रीनगर में भारतीय वायुसेना के स्वर्ण जयंती समारोह में भी वो शामिल होंगे। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। नेशनल वॉर मेमोरियल पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान और अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने शहीदों को नमन किया। इन्फेंट्री दिवस के मौके पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर सीडीएस ने बाइक रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत के प्रतिनिधि 28 साल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में हवाई परिवहन समिति की अध्यक्षता करेंगे। भारत 1944 से सदस्य के रूप में इस परिषद में शामिल है। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग तस्करी रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स दीमक की तरह हमारे देश की युवा पीढ़ी को खत्म कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ साथ यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने बताया कि रूस के रक्षा मंत्री ने उन्हें यूक्रेन में उभरती स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें डर्टी बम के इस्तेमाल के जरिए संभावित उकसावे के बारे में चिंताएं शामिल थीं। आतंकवाद के खिलाफ बड़ी पहल के तहत 28 और 29 तारीख को मुंबई और दिल्ली में यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति का आयोजन होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा ने इस बात की जानकारी दी। भारत ने कहा कि पिछले 2 दशकों में सदस्य देशों ने आतंकवाद और इसके लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने में प्रगति की है, फिर भी आतंकी खतरा बना हुआ है और हमारे काफी प्रयासों के बावजूद विकसित हुआ है।
गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने नए विवाद को जन्म दिया है। केजरीवाल ने भारतीय मुद्रा पर महात्मा गांधी के साथ साथ भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर भी लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति और देश को विकसित बनाने के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूरी है। नोट के एक तरफ गांधी की तस्वीर रहने दी जाए और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की फोटो हो। केजरीवाल के इस बयान पर वो चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी के साथ ही विपक्षी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओडिशा और तेलंगाना राज्य में उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी दल के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। बीजेपी के मुताबिक ओडिशा और तेलंगाना दोनों जगहों पर अव्यवस्था देखी गई है। हिमाचल चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के आखिरी दिन मंगलवार को 376 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। खीरी दिन प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक, आखिरी दिन 81 और कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र से 72 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। प्रदेश के 68 सदस्यों की विधानसभा के लिए कुल मिलाकर 630 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी, जबकि 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बिलासपुर सीट पर भाजपा के बाद कांग्रेस में भी बगावत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को हराने वाले पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा। भाजपा के बागी सुभाष शर्मा की टिकट कटने पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष की कमान संभाली। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को औपचारिक रूप से निर्वाचन पत्र सौंपा गया और इसी के साथ उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। उनके पदभार संभालने के बाद बीजेपी ने परिवारवाद पर फिर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस को आगामी चुनाव में हार की जिम्मेदारी के लिए किसी व्यक्ति की तलाश थी, जो खड़गे के जरिए पूरी हो गई। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सीएम ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से जो प्रेरणा मिली उस पर हमने अमल किया और लगातार काम किया। हमने 3C यानी कि करप्शन, कास्ट और क्राइम पर प्रहार किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में स्वतंत्रता सेनानी सरदार सवई पपन्ना गौड़ पर पोस्टल कवर जारी किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता और उनके बलिदान को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। 2 और भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के मिनिकॉय में थुंडी समुद्र तट और कदमत समुद्र तट को ये सर्टिफिकेशन मिला है। अब ब्लू टैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की कुल संख्या 12 हो गई है। ये टैग सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया गया ग्लोबल इको लेवल है। बिहार के गया कोडरमा रेलवे लाइन के गोरपा स्टेशन के पास मालगाड़ी के 53 डब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद मालगाड़ी के एक डिब्बे को एक इंजन घसीटता हुआ ले जाया गया। मुंबई के गिरगांव के एक गोदाम में कल रात आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी का हताहत होने की सूचना नहीं है। यूपी के हरदोई में 2 गुटों की झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। रेल मंत्री ने कहा है कि छठ पूजा को लेकर 250 से अधिक ट्रेनें शुरू की गई हैं। करीब 1.5 लाख बर्थ उपलब्ध कराए गए हैं और लोगों के लिए जो भी जरूरी होगा हम उसकी व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि उल्लास और समृद्ध छठ की वो कामना करते हैं। दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। यहाँ AQI 250 के पार बना हुआ है। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में अब 300 के पार ये चला गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। महाराष्ट्र के नेरल से माथेरान के बीच एक बार फिर से करीब 3 साल के बाद टॉय ट्रेन शुरू हो चुकी है। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माथेरान एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये सैलानियों में काफी प्रसिद्ध है। ये टॉय ट्रेन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है। यहाँ सैलानी मिनी ट्रेन की सर्विस 2019 में भारी मानसून के बाद हुए नुकसान के बाद बंद कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने नई दिल्ली में शेख खालिद जहांगीर की लिखी पुस्तक द टू कश्मीर एक तुलनात्मक विश्लेषण किताब का विमोचन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आज कानून का शासन है, अमन चैन है, वहां विकास की बयार बह रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बारे में पश्चिम मीडिया का एक बड़ा वर्ग झूठ फैलाने वाले इकोसिस्टम की मदद करता है। उन्होंने कश्मीर के बारे में पश्चिम का मीडिया पाकिस्तान से ज्यादा झूठ फैलाता है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर से लोग बाहर फार्म हाउस बना रहे हैं, लोग सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रहे हैं, लोगों के मन से डर और अनिश्चितता का वातावरण खत्म हो रहा है, जबकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अवाम को कोई सुविधा नहीं मिल रही है।
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। परिसर को हिंदुओं को सौंपने और मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा दायर मुकदमे पर सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में पक्षकार बनने के लिए दिए गए सभी आवेदन को खारिज कर दिए थे। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने के सर्वे के आवेदन पर हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था। दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित थी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष के स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 के उपधारा 1 के तहत कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी है, जिनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। 7वीं आसियान भारत मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य और पोषण के लिए पोषक अनाज के उत्पादों को बढ़ावा देगा भारत। उन्होंने कहा कृषि विकास के लिए आसियान देशों के साथ परस्पर घनिष्ठ क्षेत्रीय सहयोग पर भारत का जोर है। मीडिया समूह सोनी और जी ने 3 हिंदी चैनल बिग मैजिक, जी एक्शन और जी क्लासिक को बेचने के लिए स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की है। दोनों कंपनियों ने प्रस्तावित विलय से जुड़ी संभावित प्रतिस्पर्धा रोधी चिंताओं को देखते हुए फैसला लिया है। डाबर कंपनी अब मसाला बाजार में भी एंट्री लेने वाली है। कंपनी ने बादशाह मसाला प्राइवेट लिमिटेड का 51% हिस्सा खरीदने का ऐलान किया है। ये डील कुल 587.52 करोड़ रुपए की गई है। रिलायंस जियो ने राजस्थान के नाथद्वारा शहर में अपनी ट्रू 5G पावर्ड वाईफाई की सेवा शुरू कर दी है। कंपनी ने 22 अक्टूबर को इस सेवा को शुरू करने का ऐलान किया था। खबरों के मुताबिक कंपनी अपनी सर्विस नाथद्वारा के बाद चेन्नई में शुरू करने वाली है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने कहा है कि अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी में अपने विनिर्माण संयंत्र को आयात अलर्ट के तहत रखा है। निर्यात अलर्ट जारी होने के बाद बद्दी इकाई में उत्पादित दवाओं को अब बिना भौतिक जांच के जब्त किया जा सकता है। देश का वाद्य यंत्रों का निर्यात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल सितंबर के दौरान बढ़कर 172 करोड़ रुपए हो गया। ये 2013-14 की समान अवधि में 49 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में निर्यात 3.5 गुना से अधिक हो गया है। सरकार ने उपग्रह संचार सेवाओं के लिए नए नीतिगत सुधारों की घोषणा की है। इसका मकसद देश और विशेषकर दूर दराज के इलाकों में सेटकॉम की शुरुआत में तेजी लाने के लिए प्रक्रियाओं को आसान और मंजूरी को सरल बनाना है। मद्रास हाईकोर्ट ने डिजिटल भुगतान ऐप मोबाइल पे और उसके समूह की कंपनियों के खिलाफ यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर बैंक अपने बही खाते में सुधार के प्रयासों के तहत इस महीने के अंत तक 960 करोड़ रुपए की एनपीए की बिक्री करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बाहरी खतरों के बावजूद प्रमुख संरचनात्मक सुधारों और मजबूत बाहरी बैलेंस शीट के साथ भारत के सुरक्षित नीति मिश्रण ने इसके विकास को लचीला बनाए रखने में मदद की है। सरकार की एसजेवीएन, भारतीय अंतरिक्ष निगम और मैंगनीज और लिमिटेड से क्रमशः 129 करोड़ रुपए, 76 करोड़ रुपए और 33 करोड़ रुपए लाभांश किस्तों के रूप में प्राप्त हुए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के जुलाई सितंबर तिमाही में देश में डीमैट अकाउंट की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके बीच देश में 48 लाख लोगों ने डीमैट अकाउंट खोले हैं। T20 वर्ल्ड कप के रोमांच के बीच अमेजन ने घोषणा की है कि लोग अब वर्चुअल असिस्टेंट एलेक्सा से आधिकारिक लाइव क्रिकेट कमेंट्री और स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। दूरसंचार सचिव के राजारमन ने कहा कि उपग्रह संचार सेटकॉम एयरवेव के उपयोग के जरिए सेवा प्रदान करने में मददगार साबित हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नाडेला ने घोषणा की है कि एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग का उपयोग कर 2 करोड़ से अधिक लोगों ने गेम स्ट्रीम किया है, जो इस साल की शुरुआत से 2 गुना है। अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि पिक्सल 7 सीरीज के स्मार्टफोन्स के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाला सप्ताह था। मेदांता ब्रांड के तहत अस्पतालों का परिचालन और प्रबंधन करने वाली कंपनी ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड की शुरुआती शेयर बिक्री 3 नवंबर को सार्वजनिक सदस्यता के साथ खुलेगी। इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने बुधवार को संसद में कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए एकमात्र तरीका यूक्रेन की लड़ाई में मदद करना है।
उन्होंने कहा कि यूक्रेन को सैन्य रूप से सक्षम बनाकर और यूक्रेन का समर्थन करने शांति हासिल की जा सकती है। मोदी ने बार बार कीव को समर्थन देने का वादा किया है। ईरान में एक शिया मुस्लिम धर्मस्थल पर हुए आतंकवादी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है, 40 लोग जख्मी हुए हैं। इस आतंकवादी हमले की ISIS ने जिम्मेदारी ली है। ईरान में इस हमले ने देश में तनाव बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर आंतरिक मंत्री ने इस तरह के आतंकवादी हमलों के लिए देश में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों को दोषी ठहराया है। जो बाइडेन रक्षा विभाग के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के साथ संघर्ष की तलाश नहीं करता है। आगे कहा कि यूक्रेन में रूस की आक्रामकता से लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन तक कई मुद्दों पर अमेरिका नेतृत्व करना जारी रखेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन अब ताइवान की यथास्थिति को स्वीकार नहीं करता है। बीजिंग पुनर्मिलन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए दृढ़ है। संयुक्त राष्ट्र सहायता के प्रमुख ने यह कहा है कि यूएन की मध्यस्थता में यूक्रेन रूस के बीच हुए समझौते को नवंबर के मध्य के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते हुए खाद्य संकट से निपटने के लिए जून महीने में एक समझौता हुआ था, जिसमें यूक्रेन को ब्लैक सी के जरिए निर्यात की अनुमति दी गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आर्थिक मामलों पर योजनाओं को 17 नवंबर तक के लिए टाल दिया है, जो अगले सोमवार को बनाई जाने वाली थी। ऋषि सुनक ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर सही फैसले लेने के लिए और समय मांगा है। सुनक ने मंत्रियों की अपनी नई शीर्ष टीम से कहा कि सही फैसले लेना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऑटम स्टेटमेंट ये निर्धारित करेगा कि हम सार्वजनिक वित्त व्यवस्था को एक स्थायी स्तर पर कैसे रखें और ऋण से संबंधित चुनौतियों का कैसे सामना करें। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी खतरनाक रूप लेती जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के अनुसार यूक्रेन के प्रमुख शहरों बखमुट, अवदीवका और डोनबास में बेहद कठिन लड़ाई चल रही है। लेकिन यूक्रेनी सेना की अग्रिम पंक्ति के सैनिक स्थिति को मजबूत बनाए हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर हमले की रणनीति को रूस का पागलपन बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कीव में पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय के अध्यक्ष के साथ मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने के बाद आज भारत का सामना नीदरलैंड्स के साथ होगा। भारतीय टीम का इरादा अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का होगी। ये पहला मौका है जब भारत और नीदरलैंड्स की टीमें T20 में आमने सामने होंगी। ये मुकाबले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है। हमारे गेंदबाजी कोच पारस ने हार्दिक पांड्या की फिट नहीं होने की खबरों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि हार्दिक के पूरी तरह से फिट हैं वो और सभी मैच खेलना चाहते हैं। रोहित शर्मा एंड कंपनी ने अभ्यास सत्र के बाद परोसे जाने वाले भोजन को खाने से इनकार कर दिया। भारतीय टीम ने आरोप लगाया कि उन्हें परोसा गया भोजन ठंडा और अपर्याप्त था। भारतीय टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में संबंधित अधिकारी को अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई है। अब पाकिस्तान की भिड़ंत आज जिम्बाब्वे से होगी। इस मुकाबले में दोनों टीमें पर्थ स्टेडियम में एक दूसरे के खिलाफ शाम 4:30 बजे खेलने उतरेगी। सुपर 12 मुकाबले में साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश आमने सामने है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे इस मैच में अफ्रीका टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। बुधवार को न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच मेलबर्न में होने वाला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। इस मैच के रद्द होने से दोनों टीमों को एक अंक मिले हैं। और यहाँ के एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। बच्चों के खिलाफ अपराध हैं, उनमें से लगभग 1/3 अपराध मात्र यौन शोषण के हैं। भारत ने इसके लिए बहुत ही सशक्त, सख्त और मजबूत कानून बनाया है। कई राज्य सरकारें कानून के क्रियान्वयन को लेकर उदासीन है, जिसके कारण कन्विक्शन रेट कम है। किसी के परिवार के अंदर घुसकर संरक्षण नहीं कर सकते। आपने अभी हाल ही में राज्य सरकारों से उनके मदरसों के सर्वे कराने की बात कही। 1,10,00,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो उन अनरिकॉग्नाइज्ड एंड मैप्ड मदरसों में है, जहां ये पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी चपटी है, जहां ये पढ़ाया जाता है कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। पिछले 20 साल से बच्चों का संवैधानिक मूल अधिकार उनसे छीना जा रहा है। रंग तरंग में इस बार देखिए
नृत्य के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंगों की गाथाओं का अलौकिक संगम। और फरहद जमशेद द्वारा बनाई बेमिसाल कलाकृतियां कह रही हैं अपनी कहानी। कैसे संगीता गुप्ता के कला जुनून ने बनाए रिकॉर्ड। साथ ही उड़ीसी नृत्य शैली का जगमगाता नाम माधवी मुदगल से भी होंगे रूबरू। तो देखना ना भूलिए बृहस्पतिवार दोपहर 3 बजे और रविवार दोपहर 3:30 बजे केवल डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। चैंपियंस लीग में देर रात खेले गए एक अहम मैच में बार्सिलोना को बायर्न म्यूनिख के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही बार्सिलोना की नॉकआउट दौर में पहुंचने की संभावना समाप्त हो गई। एक दूसरे मैच में इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने आयाक्स को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ लिवरपूल ने अगले दौर में जगह बना ली है। इंग्लिश क्लब टॉटनहम हॉटस्पर्स और स्पोर्टिंग लिस्बन के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ रहा। मैच में दोनों टीम की ओर से एक-एक गोल किया गया। वेडनेसडे स्पेशल 26, बेबी, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों के लिए पहचान रखने वाले फिल्म निर्माता नीरज पांडे खाकी द बिहार चैप्टर नामक एक नया शो लेकर आ रहे हैं। सामंथा रोथ प्रभु की पहली हिंदी थिएटर रिलीज यशोदा का ट्रेलर तेलुगु में विजय देवरकोंडा, तमिल में सूर्या, कन्नड़ में रक्षित शेट्टी, मलयालम में दुलकर सलमान और हिंदी में वरुण धवन लॉन्च करेंगे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म राम सेतु ने पहले दिन 15 करोड़ रुपए की कमाई की है। डेंगू से उबरने के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान वीकेंड का वॉर एपिसोड की मेजबानी करने के लिए वापस आ गए हैं। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने उन्हें बधाई दी और नस्लवाद झेलने का अपना अनुभव साझा किया। फिल्म निर्देशक PS मिथ्रान की सरदार एक बड़ी हिट के रूप में उभर रही है। फिल्म में एक्टर कार्ती लीड रोल में है। इसके निर्माताओं ने अब इसके सीक्वल की घोषणा की है। द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 25 नवंबर को Disney+ हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है। तो इसके साथ ही एक्सप्रेस में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।